हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो फिर से आ गए वही पुराना वाला चैप्टर लेकर के, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कुछ टॉपिक छूट गए थे। आज उन टॉपिक को समझेंगे, देखेंगे कैसे वो सॉल्व होंगे, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर में आने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज आज। हाँ, तो मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। कुछ टॉपिक उसके छूट गए थे, तो कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तक पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ लिया था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तक पढ़ लिया था। टॉपिक बचा था कार्बन रजिस्टर्स एंड इस कलर कोड। कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं, उनके कलर कोड क्या होते हैं। किरचॉफ्स लॉ बचा था, व्हीट स्टोन ब्रिज बचा था, और लास्ट में बचा था पोटेंशियोमीटर। तो ये 4 टॉपिक बचे हुए थे। इन 4 टॉपिक को आज हम खत्म करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है कार्बन रजिस्टर्स एंड इट्स कलर कोड। तो क्या है कार्बन रजिस्टर्स? हमारी डेली लाइफ में रजिस्टर्स की, यानी जिसमें रजिस्टेंस जनरेट हो सकता है, ऐसे डिवाइसेस को रजिस्टर्स कहा जाता है। तो ऐसे कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिनमें से हम रजिस्टेंस बना सकते हैं। अब समस्या ये थी कि बाकी सारी मेटल्स या कोई भी अदर डिवाइसेस से, कोई अदर ऑब्जेक्ट से अगर हम बनाते हैं रजिस्टर्स, तो वो कॉस्टली भी हो सकता है और उसको बनाने के लिए हमें स्पेसियस भी हो सकता है। तो इन दो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कौन मिल गया हमें? कार्बन मिल गया। कार्बन एक ऐसा मटेरियल था जिससे हम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस कम स्पेस में बना सकते थे, जिसकी हेल्प से 2 चीजों की बचत होगी। पहली चीज, मटेरियल कम लगेगा, और दूसरी चीज कॉस्टली भी नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग कार्बन रजिस्टर का यूज करते हैं। कार्बन रजिस्टर्स का यूज करते समय हमें यह देखना होता है कि कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। उस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, उस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कलर कोड दिया गया है। कलर कोड का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर में ऐसे ऐसे कलर की कुछ पट्टियां बनी होती हैं, कुछ लाइंस बनी होती हैं, सर्कल्स होते हैं, ये कुछ सर्कल्स बने होते हैं। इन सर्कल को देख करके, इनके कलर को देख करके हम क्या पहचानते हैं? इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये पहचानते हैं, जिसको हम कलर कोड के नाम से जानते हैं, जिसको कलर कोड कहा जाता है। तो डिजिट्स कितनी होती हैं? डिजिट्स होती हैं 10, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। 10 डिजिट्स टोटल कितनी डिजिट्स हो गई? 10 डिजिट्स हो गई। इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई, जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते थे कि एक नंबर किस कलर को डिफाइन करेगा, पर्टिकुलर नंबर किस कलर को डिफाइन करेगा। इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहां पर ऑफ गायब करिए, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो यहां से हम ये कलर कोड क्या कर सकते हैं? कलर कोड, कौन सा कलर कोड किस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कलर, ये पहचान सकते हैं। यहां पर बी का मतलब ब्लैक, इस बी का मतलब ब्राउन, ब्राउन, इस आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, येलो, यानी वाई का मतलब येलो से है, येलो से है। ग्रेट में जी जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रिटेन में बी जो है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, वेरी में वी जो है वो वायलेट को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर जी जो है वो ग्रे को रिप्रेजेंट करता है, और ये डब्ल्यू जो है वो व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर कोई कलर येलो कलर है तो उसका नंबर क्या होगा? 4 होगा। अगर कलर रेड है तो उसका नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक कलर के लिए एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं। मान लीजिए ये रजिस्टर जो है, इसका पहला कलर जो है वो रेड है, ये दूसरा कलर जो है वो ब्लू है, ये तीसरा कलर जो है वो ग्रीन है। अभी हम चौथे कलर की बात नहीं करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आर जो है वो, आर क्या है? आर के लिए नंबर क्या है? 2 है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2। फिर ब्लू के लिए नंबर कौन सा है? ब्लू के लिए नंबर है 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई लगाएंगे। और ग्रीन के लिए नंबर कितना है? तो ग्रीन के लिए सर नंबर है 5, तो क्या लिख देंगे? 10 टू दी पावर 5 लिख देंगे। यही आपका रेजिस्टेंस होगा इस कलर कोड के लिए।
तो स्पेसिफिक कलर कोड के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, समझ में आया। अब ये चौथा जो नंबर है, चौथा जो कलर है, ये चौथा कलर क्या बताता है, चौथा कलर बताता है टॉलरेंस को। क्या बताता है, टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस का मतलब होता है शुद्धता, टॉलरेंस का मतलब शुद्धता। तो टॉलरेंस जो है वो कितने टाइप का होता है, टॉलरेंस होते हैं 3 प्रकार के। टॉलरेंस यानी शुद्धता के लिए 3 कलर बनाए गए हैं। कौन कौन सा कलर, गोल्ड, कौन सा कलर, गोल्ड, फिर सिल्वर, और तीसरा नो कलर, यानी चौथी पट्टी होगी ही नहीं, चौथी लाइन होगी ही नहीं। तो अगर गोल्ड है तो उसका टॉलरेंस कितना होगा, 5% होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, ±5%, ±5% अगर गोल्ड हुआ। सिल्वर हुआ तो टॉलरेंस होता है 10%, और नो कलर है तो टॉलरेंस कितनी है, टॉलरेंस कितना होगा, 20% टॉलरेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था कलर कोड। कलर कोड से मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन जो है वो कलर कोड से जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो सारे हट चुके होंगे। तो कलर कोड इंपॉर्टेंट है, सारे कलर से याद रखना है। याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। यहां से आप शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं, या फिर यहां पर कौन सा कलर किस नंबर को डिनोट करता है, ये सारी चीजें आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ में 2 लॉ है बेटा। किरचॉफ लॉ क्या बनाया गया, किरचॉफ लॉ क्यों बनाया गया, किरचॉफ लॉ बनाया गया, कुछ सर्किट्स तो इजी बनती थी, तो उन इजी सर्किट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, उनको सॉल्व करना, करंट निकालना बड़ा आसान था। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स थी, उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 रूल दिए। किरचॉफ ने क्या किए, 2 नियम बताए। तो पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ है, जिसमें कहा उन्होंने, फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग it states that the algebraic sum of the current meeting at a junction in a closed circuit is 0। यानी इस पॉइंट पर कोई क्लोज सर्किट होगा, इस पॉइंट पर मिलने वाली सारी करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। एल्जेब्रिक सम से मतलब ये है कि अंदर आने वाली करंट यानी पॉइंट की तरफ आने वाली करंट पॉजिटिव होगी, और पॉइंट से दूर जाने वाली करंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं किसी पॉइंट की तरफ आने वाली सभी करंट्स का सम किसी पॉइंट से दूर जाने वाली सभी करंट्स के सम के इक्वल होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I1 प्लस I2 हो जाता है। इस लॉ को हम करंट लॉ या फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, किसको कंजर्व करने की बात हो रही है, चार्ज को कंजर्व करने की बात हो रही है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है और सेकंड लॉ को कहते क्या है, तो सेकंड लॉ को हम कहते हैं लूप लॉ। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लूप लॉ कहा जाता है, किरचॉफ्स लूप लॉ। इसके अनुसार इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। अगर कोई क्लोज्ड पाथ है तो कोई क्लोज पाथ के अराउंड जितना पोटेंशियल चेंज होगा उसका सम क्या होगा, उसका सम क्या होगा, 0 होगा। उसका सम क्या होगा, 0 होगा। हम कह सकते हैं समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 या फिर समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR भी कहा जा सकता है इसी लॉ को। और इसी लॉ को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ को क्या कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। पहले लॉ को क्या बोलते थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरे लॉ को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो था व्हीट स्टोन ब्रिज। अगला टॉपिक क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ रेजिस्टेंस को लेकर के, 4 रेजिस्टेंस को लेकर के उन्होंने उन चारों रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज किया कि वो बैलेंस्ड कंडीशन में हो जाए। किस कंडीशन में, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड कंडीशन का क्या मतलब है, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास ये है एक अरेंजमेंट, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट उन्होंने किया। यहां पर क्या किया, यहां पर लगा दी एक बैटरी, इस एंड पर लगा दी एक बैटरी। इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया उन्होंने A, इस पॉइंट को नाम दिया C, इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया D। और यहां पर क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहां पर क्या लगा दिया, एक
गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी से छोटी करंट को डिटेक्ट कर लेती है, पहचान लेती है, पकड़ लेती है। ए और सी के बीच में, ये डी था, ए और सी के बीच में अगर हमने यहां पे करंट फ्लो कराया तो ये मान लीजिए पी है, ये रेजिस्टेंस क्यू था, ये रेजिस्टेंस आर था और ये रेजिस्टेंस एस था। अगर इसमें कोई करंट पास नहीं हो रही है, इसमें कोई करंट पास नहीं हो रही है, उस कंडीशन में P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस होगा और ये सेटअप जो है वो कहलाएगा बैलेंस कंडीशन में। ये सेटअप किस कंडीशन में कहलाएगा? बैलेंस कंडीशन में। और इसका सबसे बड़ा उपयोग हम कहां करते हैं? मीटर ब्रिज में करते हैं। कहां करते हैं? मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज आपने अपने प्रैक्टिकल के सिलेबस में पढ़ा होगा, जिसकी हेल्प से आप कोई अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? किसी रजिस्टर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो आपने प्रैक्टिकल में, उम्मीद करते हैं आपने प्रैक्टिकल में इसको पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको समझिए, नहीं आता है समझ में तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए कि हाँ सर ये चीज फिर से समझा दीजिए। मीटर ब्रिज किस तरह से वर्क करता है उसको अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें समझा देंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपके रिक्वायरमेंट आई तो। नेक्स्ट आता है पॉइंट, और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का वो है पोटेंशियोमीटर। ये आपके सिलेबस में नहीं था। तो पोटेंशियोमीटर होता क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये तो सिंपल सा कंडीशन इसको हमने समझा ही दिया। P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस होता है, ये है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है कितने सेंटीमीटर की? ये वायर है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की। अगर हम कहें कि 50 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 70 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कौन? पोटेंशियोमीटर। बहुत फेमस सा क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर की का यूज क्या है। बहुत फेमस सा क्वेश्चन कि पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है। तो पहला यूज, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। दो प्राइमरी सेल्स का अगर आपको EMF कंपेयर करना है तो किसका यूज करेंगे आप? पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। दूसरा, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर के दो यूजेस हैं। पहला यूज, अगर हमें दो प्राइमरी सेल दिए हैं उनके EMF कंपेयर करने में, और दूसरा यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुआ पोटेंशियोमीटर, इसका यूजेस। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा यहां से ये लास्ट टॉपिक था, तो यहां से आपका ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वो खत्म हो जाता है। जैसे हमने वादा किया था कि इन 4 टॉपिक को पढ़ेंगे और इन 4 टॉपिक को पढ़ने के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? इस चैप्टर के कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। तो अब बारी है किस चीज की? अब बारी है MCQ सॉल्व करने की। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके CUET एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के दिन का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स रीचेस फ्रॉम पॉइंट X टू पॉइंट Y इन 2 माइक्रोसेकेंड्स। ये भैया X है पॉइंट और ये मान लेते हैं Y पॉइंट। तो X से Y की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? पॉइंट X से पॉइंट Y की तरफ जाते हैं इन 2 माइक्रोसेकेंड्स। टाइम कितना है? T इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोसेकेंड्स। माइक्रोसेकेंड को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगी? हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन X से Y गया है तो करंट किस डायरेक्शन में चलेगा? करंट चलेगा Y से X में। अब यहां देखिए ऑप्शन में Y टू X कौन कौन सा है?
तो x2y वाला कहानी तो खत्म हो गई, x2y वाली, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक सही हो सकता है। अब देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, T तो हमें पता है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, लेकिन Q नहीं पता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, और N की वैल्यू क्या है 20 मिलियन, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर 7, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -6। यहां से 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 ये कट जाएगा, या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। अच्छा, यहां पर 8 होता है, सॉरी, मिलियन का मतलब 8, यहां पर 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 19 और 8 11, यहां पर 11 बचेगा, यहां 11, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 होता है क्या यार, 6 मिलियन में 6 होता है ना, 1 मिलियन है, 10 मिलियन में 10 टू द पावर 7 होता है 6, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13, ये हो जाएगा -6 और ये आ जाएगा कितना, -7 हो गया यहाँ पर 7, और ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 फ्रॉम एम्पियर फ्रॉम y टू x। y टू x डायरेक्शन में क्यों होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने पहले, यानी इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A होता है, और I इज इक्वल टू NEAVD होता है, विच इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD और J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो J इज इक्वल टू NEAVD अपॉन A। A से A क्या हो गया, कट गया, NEAVD। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, J इज इक्वल टू NEVD। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहता है कि इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज VD, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी E है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ओबेज द ओम्स लॉ। तो इनमें से कौन सा जो है वो ओम्स लॉ को वैलिड करता है। हमने पढ़ा था VD का फॉर्मूला, VD का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q इंटू E अपॉन M इंटू टाउ, यही तो पढ़ा था, Q इंटू E अपॉन M इंटू टाउ। अब कोई बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए Q कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए M कांस्टेंट, बचा क्या, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन में अटक जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं पहले, सबसे पहले क्या याद करो, फॉर्मूला याद करो, बाकी काम बाद में करेंगे। Which of the following characteristics of the electron determines the current in a conductor? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो करंट डिफाइन करती है, किसी कंडक्टर में करंट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन, थर्मल वेलोसिटी, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू NEAVD होता है। करंट किस पर डिपेंड किया, करंट डिपेंड किया VD पर, किस पर डिपेंड किया, VD पर। तो ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, करंट, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, थर्मल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। डायमेंशन पूछ लिया भैया आपसे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और एम्पियर क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो डायमेंशन निकालने का रूल क्या कहता है, डायमेंशन कहता है कि पहले पूरी क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर लो,
फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट कर लो, डायमेंशन दे देंगे। तो चलिए फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी W अपॉन Q इंटू आई। W अपॉन Q इंटू आई। W यानी वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q यानी Q इज इक्वल्स टू IT इंटू आई। ये क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन आपको याद होगी, MLT-2 होती है। D यानी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होता है? L होता है। I यानी एम्पियर की डायमेंशन A स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और T यानी टाइम की डायमेंशन क्या होती है? 1 होती है, T होती है। यहां बचा ML2। देखो L और L क्या बन जाएगा? ML2 T-3, क्योंकि ये 1 है, ऊपर जाएगा -1, कितना हो जाएगा? 2, और ये ऊपर जाएगा -2। देखिए ML2 T-3 A-2, ML2 T-3 A-2, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ 10 मीटर लॉन्ग वायर इज 10 ओम। एक 10 मीटर लॉन्ग वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर उसकी लेंथ को हम 20%, 20%, 25% बढ़ा दें तो स्ट्रेचिंग द वायर, कैसे? स्ट्रेच करके। भैया अगर हम स्ट्रेच करेंगे लंबाई बढ़ेगी, मोटाई कम हो जाएगी। लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा? मोटाई कम हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल चेंज टू। रेजिस्टेंस ऑफ वायर यानी नए वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए, लेंथ कितनी थी? 10 मीटर थी, और उसके लेंथ को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25% बढ़ा दिया गया। तो भैया पहली लेंथ कितनी थी? 10 मीटर थी। पहली लेंथ कितनी थी? 10 मीटर। उसका रेजिस्टेंस कितना था? उसका रेजिस्टेंस था 10 ओम था। रेजिस्टेंस कितना? R1 10 ओम था। फिर क्या किया गया? उसकी इंक्रीज कर दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया। तो L2 क्या हो गया? L2 हो जाएगा कितना? L1 प्लस L1 का 25% यानी 10 इंटू 25/100। ये कैंसिल करने पर 10 टाइम्स 5 से कैंसिल करेंगे, 5/2 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 2 L1 की वैल्यू 10 दिया तो है, 10 प्लस 5/2 यानी कितना? 12.5। कितना? 12.5 सेंटीमीटर नई वायर की लेंथ हो जाएगी। वायर की नई लेंथ कितनी हो जाएगी? 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। 12.5 सेंटीमीटर। L2 आपको पता चल गया। L1 कितना था? 10 सेंटीमीटर था। तो क्या हम L1 और L2 का रेशियो देख सकते हैं? 10/12.5। 10/12.5। इसको हम सॉल्व करें तो 100/125 या फिर 4/5 लिख सकते हैं। अगर हम देखें कि हमने लंबाई बढ़ाई है, क्या वॉल्यूम चेंज किया? नहीं सर, वॉल्यूम चेंज नहीं किया। तो A1 L1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A2 L2 हो जाएगा। A2 अपॉन A1 यहां से निकाल सकते हैं। तो A2 अपॉन A1 कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2 आ जाएगा। L1 अपॉन L2 आ जाएगा। L1 अपॉन L2 कितना है? 4/5। तो यहां से A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा? सर आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। 5/4 आ जाएगा। चलिए R2 अपॉन R1 लिख के देखते हैं क्या होगा। रो L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाय रो L2 अपॉन A2। ये फॉर्मूला होता है। रो से रो कैंसिल हो गया क्योंकि मटेरियल सेम है, सिर्फ लंबाई बढ़ाई गई है खींच करके। तो ये L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाई बाई A2 अपॉन A1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? L1 अपॉन L2 है 4/5 और A2 अपॉन A1 भी 4/5। कितना हो गया? 16/25। तो भैया R2 कितना आ जाएगा? R2 आएगा 16/25 इंटू कितना हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 10। इंटू कितना? 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां से? A2 अपॉन A1 4/5, L1 अपॉन L2 4/5। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा कि R2 क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा। शायद कहीं गड़बड़ हुआ है क्या?
हाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ R1 यहाँ R2 रहना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/16, क्या आ जाएगा 25/16 इंटू 10, 25 इंटू 16/10, चेक करिएगा आंसर कितना होगा 15.6, चेक करके देख लीजिएगा 15.6 इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, जो मल्टीप्लीकेशन होता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्या टेम्परेचर पर, क्या लेंथ पर, जी नहीं किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर, जो यहाँ दिया नहीं है लेकिन इसका आंसर आप याद रख लीजिएगा, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टेलीविजन ऑफ कितना 200 वॉट, 200 वॉट का एक टेलीविजन है, इज यूज्ड फॉर 4 आवर, कितने घंटे के लिए चलाया जाता है, 4 घंटे के लिए। देन व्हाट इज द वैल्यू यूनिट एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी यूनिट, यूनिट का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, KWH इज इक्वल्स टू कितना होता है, KWH होता है VIT/1000, कितना होता है VIT/1000, जबकि T क्या है, टाइम है, टाइम किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे, किलोवाट आवर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 1 kWh किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए V इंटू आई क्या होता है, P होता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं P इंटू T/1000, क्या लिख सकते हैं, P इंटू T/1000। P की वैल्यू कितनी है 200, T की वैल्यू कितनी है 4/1000, ये कैंसिल हुआ कितना टाइम्स 5 टाइम्स, 4/5 कैंसिल करेंगे 0.8 यूनिट का बिल आपके घर में आ जाएगा, 0.8 यूनिट का बिल क्या हो जाएगा आपके घर में आ जाएगा, अगर आप 4 घंटे तक 200 वॉट की टीवी को देखेंगे तब। भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बल्ब है हमारे पास, 2 बल्ब ऑफ 40 वॉट एंड 60 वॉट, 40 वॉट और 60 वॉट के 2 बल्ब हैं, और कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट है। घर में कितनी वोल्ट की बिजली आती है, 220 वोल्ट आता है सर, तो 220 वोल्ट के कनेक्शन से कनेक्ट है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू होता है V²/R, क्या होता है P इज इक्वल्स टू V²/R होता है, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V²/P हो जाएगा। R1 कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी है 40 वॉट है, और R2 कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन में कितना 60 वॉट हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकालने R1/R2, तो यहां से आप देख रहे हैं 220 और 220 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 220 और 220 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और आ जाएगा 1/40/1/60, ये रिवर्स करके ऊपर 60/40 यानी 3:2 कितना आ जाएगा 3:2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको एकदम समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, P इज इक्वल्स टू V²/R, P इज इक्वल्स टू V²/R। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, इसी पर बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर ये भी बेस्ड है। पावर दिया हुआ है 100 वॉट, वोल्ट दिया है 220 वोल्ट। अगर हम इस बल्ब को 110 वोल्ट पर काम चलाएं, यानी अब 220 वोल्ट ले सकता है, लेकिन हम 220 वोल्ट दे नहीं रहे हैं। कितना दे रहे हैं उसको, सिर्फ और सिर्फ कितना दे रहे हैं 110 वोल्ट दे रहे हैं, 110 वोल्ट। तो भैया रेजिस्टेंस तो बल्ब का चेंज नहीं होगा, क्या नहीं चेंज होगा, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो P इज इक्वल टू होता है V²/R, R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो हम लिख सकते हैं कि V1²/P1 बराबर V2²/P2। इस बार क्या कह रहा है 220 वोल्ट है इंटू 220 वोल्ट है, बटे में कितना है पावर 100 वॉट है, बराबर यहां पर वोल्टेज कितना 110 इंटू 110, यहां पर पावर पता करना है, पावर कितना कंज्यूम करेगा, तो 110 से 110 दो बार में, 110 से 220 दो बार में, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4/100 इज इक्वल्स टू 1/P2। तो P2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। कितना कंज्यूम करेगा 25 वॉट। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, फॉर्मूला क्या है P इज इक्वल्स टू V²/R।
अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दीजिए, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 कहता है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट 2.1 वोल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर करंट देता है, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का रेजिस्टेंस बाहर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा है 10 ओम का लगा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ईएमएफ दिया हुआ है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है आई आर प्लस कैपिटल आर होता है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आर होता है। E की वैल्यू 2.1 दिया हुआ है, I की वैल्यू आपको दिया है 0.2, R की वैल्यू आपको निकालना है और कैपिटल R की वैल्यू 10 दे रखा है, ये इधर जाएगा 21/2 हो जाएगा, R प्लस 10 हो जाएगा, आएगा 10.5 10.5 इज इक्वल टू R प्लस 10, R इज इक्वल टू 0.5 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.5 ओम। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह का है कि द सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, एक सेल का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट है, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज 0.1 ओम, ईएमएफ कितना 2 वोल्ट, ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, कितना 0.1 ओम, इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, कितने ओम के रेजिस्टेंस पर 3.9 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया, R इज इक्वल टू 3.9 ओम का रेजिस्टेंस। द वोल्टेज अक्रॉस सेल, वोल्टेज आपको बताना है कि V की वैल्यू कितनी होगी, V की वैल्यू आपको पता करना है, तो भैया E इज इक्वल टू होता है क्या, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर होता है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर होता है, तो E की वैल्यू 2 वोल्ट, I हमें नहीं पता, 0.1 प्लस 3.9, 0.1 प्लस 3.9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2/4 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है 0.5 इंटू 3.9, यानी 3.9/2 या फिर 1.95, कितना 1.95 वोल्ट, 1.95 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फॉर्मूला याद होगा, बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर होता है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस लगाने में समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ प्राइमरी सेल इज 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक सेल है, कितना है 2.4 वोल्ट का है। व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर सेल शॉर्ट सर्किट हो जाए, ध्यान रखिएगा, अगर सेल में शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, बिकम्स करंट कितनी हो गई, करंट हो गई 4 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताना है, तो भैया I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर होता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 कर दीजिए। E की वैल्यू 2.4 वोल्ट है, I दिया हुआ है आपको और इंटरनल R देना है 2.4 अपॉन I की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, 0.6 ओम, कितना आ जाएगा 0.6 ओम। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक डायग्राम से रिलेटेड है, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, जबकि E2 जो है वो E1 से बड़ा है। 2 बैटरीज हैं, पहले का ईएमएफ E1 है और दूसरे का ईएमएफ क्या है E2 है, और पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में। कैसे कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में E इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। खैर आपसे पूछा क्या गया है, हर जगह पर इक्विवेलेंट पूछा गया है, सभी ऑप्शंस में क्या पूछे गए हैं आपसे, इक्विवेलेंट के बारे में पूछा गया है। तो पैरेलल में सीरीज में इक्विवेलेंट का होता है क्या, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ऐसे जोड़ते चले जाइए, इक्विवेलेंट आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए, पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, E1 R2 प्लस E2 R1
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो आप देख रहे होंगे कि जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो E1 से बड़ी होगी और E2 से छोटी होगी। तो देखिए ईएमएफ की जो वैल्यू ई इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके किसके बीच में आएगा, E1 और E2 के बीच में आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स इन बिटवीन E1 एंड E2, एकदम सही ऑप्शन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, स्मॉलर होगा नहीं, इक्वल हो नहीं सकता प्लस के। यहाँ पर R1 और R2 पर कोई डिपेंडेंट नहीं होता, R1 और R2 पर इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, कह रहा है इक्वल इज इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या इंडिपेंडेंट होता है? नहीं भैया, इंडिपेंडेंट नहीं होता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा क्या कहता है कि किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ क्या है, किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आया व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन सोन सर्किट, इस सर्किट पर अगर 2 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो हो रही हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है V और D के बीच में। ये B है और ये D है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है। अभी हमने पढ़ा, आज के वीडियो में ही हमने पढ़ा, स्टार्ट मैंने किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया। व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा गया था कि यहां पर कोई भी करंट नहीं आती, यहां पर कोई भी करंट नहीं आएगी तो इनके बीच में पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट फ्लो होती, करंट फ्लो नहीं हो रही है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस मूव करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, जीरो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स बैलेंस कंडीशन प्रोवाइडेड अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एन। यहां पर अभी आपने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या हेल्प बताया मैंने? मीटर ब्रिज बताया। तो मीटर ब्रिज की हेल्प से, अब भाई प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन कह रहा है, प्रैक्टिकल मेथड, तो प्रैक्टिकल मेथड कौन करता है? मीटर ब्रिज करता है। मीटर ब्रिज की हेल्प से हम क्या करते थे? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते थे। क्या करते थे? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोन तो नोन है ही नहीं, पहले से ही पता है, अननोन जो नहीं पता है उसी को निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied to the copper wire of length L and diameter D. If V is doubled then drift velocity. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, पोटेंशियल को डबल कर दें किसी कंडक्टर के एंड्स पर, मान लीजिए ये कंडक्टर है, यहां पर हमने पोटेंशियल पहले V लगाया था, पोटेंशियल कितना कर दें? डबल कर दें, तो VD कितना हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भैया I इज इक्वल टू होता है क्या? I इज इक्वल टू NEAVD, यानी VD जो है वो डिपेंड करेगी करंट पर। VD किस पर डिपेंड करेगी? करंट पर डिपेंड करेगी। और करंट जो है वो किस पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस पर, क्योंकि ओम्स लॉ कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर वोल्टेज को बढ़ा दोगे, वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट डबल हो जाएगी, और अगर करंट डबल हो गई तो VD डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इज डबल्ड हो जाएगा, डबल। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भैया? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। कॉपर वायर के एंड्स पर कितना लगाया गया? 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया गया। 1 मीटर है, लेंथ कितनी है? 1 मीटर। व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है? करंट, कंडक्टिविटी दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है कॉपर का। यहां देखिए मीटर क्यूब लगा हुआ है, पर मीटर क्यूब लगा हुआ है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, और यही तो चाहिए हमें भाई। I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD होता है। हमें VD की वैल्यू चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, तो ये होता है V अपॉन R इज इक्वल टू NEAVD। और R की वैल्यू क्या होती है सर? R की वैल्यू होती है रो L अपॉन A होती है, रो L अपॉन A इक्वल टू NEAVD। तो यहां से जो रो है ये 1 अपॉन रो क्या होता है? 1 अपॉन रो सिग्मा होता है, कंडक्टिविटी होता है, तो सिग्मा हो जाएगा, V हो जाएगा, अपॉन L हो जाएगा, इंटू A हो जाएगा, NEAVD हो जाएगा। तो यहां से A से A मर जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 5.81 इंटू 10 टू द पावर 7 है।
V की वैल्यू 100 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय L क्या है, L कह रहा है विथ 1 मीटर, वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर, इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू सिग्मा हो गया, ये क्या बचा, E बचा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, ये किसकी वैल्यू है सर, ये वैल्यू है किसकी, N की वैल्यू है, और क्या बचा VD बचा, तो VD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, VD इज इक्वल्स टू 5.81 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 8.5 इंटू 10 टू द पावर, यहां देखो -19 और ये +28 क्या बनाएगा, +9 बनाएगा, 10 टू द पावर +9 से 10 टू द पावर 9 कैंसल, कितना आ जाएगा 5.81 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 8.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, आपको आंसर मिलेगा 0.43 मीटर पर सेकेंड, 0.43 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि लंबा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके लेकर के आएंगे। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर किरचॉफ लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, कलर कोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो तसल्ली रखिए, सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। आपको CUET के फिजिक्स सिलेबस का, डोमेन सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर और एक एक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, निश्चिंत रहिए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको कोई भी समस्या नहीं होने देंगे फिजिक्स से रिलेटेड। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L, क्या होता है RA अपॉन L, R का रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, क्या बचा ओम मीटर, क्या आ गया ओम मीटर, कहीं लिखा है ऑप्शन नंबर डी लिखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चंस और 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने चैप्टर नंबर 3 के समझे पढ़े। कोई दिक्कत हो उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक को दोबारा से समझाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए लेकर के आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।